अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसीब हसन। क्या आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप एक किराए के घर में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई कर्जा दे दे और मैं जो है अपना घर बना सकूं, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना घर जो है वो खुद बना सकते हैं नेशनल बैंक से कर्जा लेने के बाद, और वो जो आप किराए के लिए पैसे देते हैं वही आप जो है वो किस्तों में दे सकते हैं और आपका क्या होगा, एट द एंड वो घर आपका अपना हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से आपने जो है वो नेशनल बैंक से कर्जा लेना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और कि किस तरह से आपको ये सारा कर्जा मिलेगा। और दूसरी चीज़ के ये इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा इसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ, किस तरह से कर्जा मिलेगा, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कितने अरसे में वापस करना होगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं इंशाल्लाह मैं सबके आंसर करूँगा। और दूसरी ये चीज़ के जो मैंने लिंक दिया है वो आप कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो या ज़रूरी नहीं है आपके पास सिर्फ मोबाइल हो तो तभी ओपन होगा। आप इसको दोनों के ऊपर जो है ओपन कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताता हूँ। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस जो कर्ज़े का नाम है, स्कीम का जो नाम है वो नेशनल बैंक साहिबान के नाम से है, NPB साहिबान के नाम से इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना लोन मिलेगा। सबसे पहले साहिबान के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफर अंडर नेशनल बैंक साहिबान के। नेशनल बैंक साहिबान में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आ जाता है होम परचेज़ के। अगर आपने घर ख़रीदना है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। होम कंस्ट्रक्शन आपने अपने घर बनाना है उसके लिए मिल जाएगा। लैंड परचेज़ करनी है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, ऐसा कि आपने ज़मीन ख़रीदनी और उसके ऊपर घर बनाना है तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। और इसमें आगे देख लेते हैं कि कितना हद तक लोन आपको जो है मिलेगा। फाइनेंसिंग अमाउंट जो है इनकी अप टू 25 मिलियन है कि आपको जो है वो 3.5 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्ज़ा मिल सकता है इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग पीरियड जो है 3 साल से लेकर 20 साल तक है। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक है इसलिए ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ऐसी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही आम शख्स भी जो है वो इसको फ़ायदा उठा सकता है, इसको ले सकता है। तो ये काफ़ी इसकी अच्छी जो है वो शराइत हैं। उसके बाद डेबिट इक्विटी जो है वो 7 to 30% मैक्सिमम है कि आप जो है 70% बैंक देगा आपकी प्रॉपर्टी का और 30% जो है आप खुद देंगे। मिसाल के तौर पे आपका जो घर है, ज़मीन है, वो 1 करोड़ रुपए की है तो 70% उसकी जो प्राइस है वो BA बैंक पे करेगा और 30% जो है आपने खुद देनी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है डेबिट बर्डन वो जो है 45% मैक्सिमम है कि आप 45% जो है आपका डेबिट उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होम कंस्ट्रक्शन में भी सेम यही शराइत हैं और इसी तरह लैंड अगर और कंस्ट्रक्शन में भी सेम यही शराइत हैं। सब के ऊपर जो है वो इसी तरह सेम चीज़ें लगेंगी, ठीक है। आगे चले जाते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको ऐसे बता दूं तो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अगर आप फिर भी इसको पढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो इंग्लिश में है तो इसको उर्दू में कन्वर्ट करने का भी आसान तरीका है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, यूँ सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपने ये सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये देखें यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप गूगल में आएंगे और गूगल में आपने आने के बाद आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। इस साइड पे आपने इंग्लिश को लेके आना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इस साइड पे इंग्लिश आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे आना है और पेस्ट कर देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करें और आप पेस्ट कर दें। ये सारा का सारा आपको उर्दू में मिल जाएगा, तो इसको आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि इस को लेने के लिए जो है आपकी इंश्योरेंस भी इसमें होगी, इंश्योरेंस भी आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अदायगी जो है वो आपके अकाउंट से है वो डायरेक्टली कट जाएगी। अगर आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इसके अंदर, सैलरी का अकाउंट जो है वैसे नेशनल बैंक में ही होता है तो उधर से आपके अकाउंट से ही वो रकम कट जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि हर साल जो है उनकी शराइत जो है वो चेंज होती रहती हैं तो वो शराइत भी लागू होंगी आपके ऊपर। इसी तरह आगे चलें तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और ज़िंदगी इंश्योरेंस जो है वो आपने लाजमी करवानी होगी। मजदूरी वगैरह की इंश्योरेंस लाजमी है। इसमें फ़ीस चार्जेस और सरकारी टेस्ट जो है वो इसमें लागू होंगे आपके 5 साल के अंदर। इसी तरह वो 5 साल के अंदर अंदर मुकम्मल या जुज़वी इब्तदाई सर्विस चार्जेस के तहत अदा किए जाएंगे कि जो आप 5 साल के अंदर अंदर अगर करना चाहेंगे तो वो भी उनके जो चार्जेस वगैरह हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं तो लिखा हुआ है देर से अदायगी, वापसी, चेक और तामीरात में ताख़ीर की सूरत में NBP के मंजूर शुदा टैरिफ के मुताबिक सर्विस चार्जेस आयद किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देर से अदायगी करते हैं किस्त की या कुछ और तामीरात वगैरह में कोई मसला मसाइल है तो आपको उसके ऊपर भी
जो है वो चार्जेस अदा करने पड़े। तो आगे चलते हैं, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसमें देख लेते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास ये है कि मस्ट बी पाकिस्तानी रेजिडेंटल नेशनल हैविंग सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री के, आप जो है पाकिस्तानी के रिहायशी हों और आप जो है एक अच्छी हिस्ट्री चल रही हो, मतलब आप कमा रहे हों सही तरह या जॉब वगैरह हो आपकी, ठीक है, होनी चाहिए। उसके बाद सैलरीड क्लास हो, या अगर आप सैलरी लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं एंड बिजनेस पर्सन हैं। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं, अगर आपका कारोबार है, दुकान है, शॉप है, तभी आप इसके लिए अहल हैं। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बीइंग फाइनेंस। अच्छा, इसमें ये वो कह रहा है कि जो आप प्रॉपर्टी लेंगे ना, जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी होगी, जो ज़मीन आपने ख़रीदनी होगी, वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो मतलब नेशनल बैंक से अप्रूव्ड हो, ठीक है, उसकी लोकेशन अप्रूव्ड हो। ये ना हो कि आप बहुत दूर किसी जगह पे जो है वो ऐसी जगह पे ले लें जहाँ पे अप्रूव्ड ही ना हो। तो ये नेशनल बैंक से आपने रब्ता कर लेना इस सिलसिले में कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो नेशनल बैंक से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जो सैलरी क्लास होते हैं, मतलब जो तनख्वाह लेते हैं, उनकी उम्र जो है कम से कम 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 59.5 ईयर्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 59 साल होनी चाहिए सैलरीड वालों के लिए। और आगे चलते हैं बिज़नेस वालों के लिए। तो बिज़नेस वालों या सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए जो है वो कम से कम जो है वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 65 साल में होनी चाहिए उनकी एज, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे हम इनकम की बात कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, इसलिए इसकी इनकम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। आप यहाँ पे ख़ुद भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी 5,000 तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद अगर हम आगे चलें, जो सैलरीड क्लास के जो सैलरी लेते हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो दूसरी प्राइवेट वगैरह जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कम से कम जो है 10,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह अगर बिज़नेस वाले हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कारोबार जिनकी दुकानें वगैरह हैं, तो उनकी कम से कम जो है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए मंथली इनकम। तो ये देखें, इतनी लो किसी की भी इनकम जो है वो किसी बैंक ने इतनी रिक्वायरमेंट कम नहीं मांगी। तो ये पहला बैंक है जिसकी इतनी कम रिक्वायरमेंट है कि आपकी इतनी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, आगे चले जाते हैं कि आपका जो सर्विस कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी लेंथ ऑफ सर्विस और बिज़नेस रिक्वायरमेंट कि आपने जो है वो कितना अरसा हो चुका हो आपको जॉब करते हुए या बिज़नेस करते हुए। तो मिनिमम 2 ईयर विद दी सेम एम्प्लॉयर, अदरवाइज कलेक्टिव एंड कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 ईयर्स के जो है ना वो 2 से लेकर 3 साल तक जो है आपको रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस हो गया हो। आपकी जॉब जो है वो 3 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर कारोबार करते हैं तो आपको जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिज़नेस में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है वो सारे समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या बेसिक शराइत हैं। आगे चले जाते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो जैसे ही आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आएंगे तो इसमें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आप जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वो फॉर्म फिल करने के साथ आपने उस फॉर्म के साथ ये चीज़ें सारी लगानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। 2 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीरें चाहिए। 2 अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC चाहिए। CNIC की 2 कापियाँ चाहिए और 2 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC रेफरेंस, 2 रेफरेंस कॉपीज़ चाहिए होंगी जो आपको रेफ़र कर रहा होगा कि ठीक है, आप जो आपकी गारंटी दे रहा होगा उसकी कॉपियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। चेक फॉर द प्रोसेसिंग चार्जेस, और नेशनल बैंक एक चेक होता है, चेक आपने काट के देना होता है, वो भी इसके साथ लगाना पड़ेगा आपको। चेक इन द फेवर ऑफ लीगल काउंसिल फॉर द लीगल ओपिनियन, ये लीगल ओपिनियन के लिए आपको चेक बनाना पड़ेगा। ये सारे चेक जो हैं आपको अगर समझ नहीं आ रहे अभी कैसे बनाने हैं तो ये आपने नेशनल बैंक की ब्रांच में चले जाना है, वो आपको बताएंगे आपने कैसे चेक बनाना है, ठीक है। और इसके लिए लाजमी है कि आपका नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप उसको पहले आप उसको खुलवा लें ताकि आपको आसानी से बाकी चीज़ें वो हैं हो जाएं, तक क्योंकि तब तक आपकी चेक बुक वगैरह भी आ जाएगी। तो सारे चेक जो हैं उनको चाहिए होंगे, ठीक है। चेक इन फेवर ऑफ वारंटी, तो ये सारे चेक जो हैं आपको यहाँ से ये सारे चेक बनाने, तो ये आपको जो है वो नेशनल बैंक वाले ख़ुद गाइड कर देंगे कि किस किस के नाम पर जो है वो चेक बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अटेस्टेड होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके जो हैं वो लाजमी तौर पे, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको बिल वगैरह चाहिए होंगे, जो आपके बिल्स वगैरह आए होंगे, मतलब आपने ज़मीन परचेज़ की है, उसके बाद सारी चीज़ें जो परचेज़ की होंगी उनके बिल वगैरह आपको चाहिए होंगे। कि ज़ाहिर बात है आप बताएंगे उनको कि मुझे इतना कर्जा चाहिए, तो वो पूछेंगे आपसे कि कितने की ज़मीन है या कितने का घर है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है फॉर सैलरीड पर्सन, जो सैलरी लेते हैं नेशनल बैंक से उनकी क्या शराइत हैं। तो सबसे पहले तो आपको सैलरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनको बोलें कि मुझे सर्विस सर्टिफिकेट या सैलरी सर्टिफिकेट बना के दे दें, वो आपको सैलरी और सर्टिफिकेट जो है वो बना के दे देंगे। इसी तरह आगे आपने जो है वो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID जो है वो चाहिए होगी, अटेस्टेड है बाय नेशनल बैंक से, वहाँ से आपने नेशनल बैंक से अपनी ID बनवानी है। इसी तरह अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ लास्ट टेस्ट
3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगी आपको। सैलरी स्लिप जो है वो आपको इसी बैंक से मिल जाएगी। और इसी तरह आपको जो है वो 3 बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी, तो वो अभी आप अपने नेशनल बैंक से निकलवा सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। तो ये वो लोग हैं जो नेशनल बैंक जिनमें अकाउंट है, तो ये उनके लिए चाहिए होगा। इसी तरह अगर आगे चलें और जिनका नेशनल बैंक में जो है अकाउंट नहीं है, ठीक है, और वो जो है और दूसरी कंपनियों से वो अप्रूव्ड हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका फॉर्म चाहिए होगा। इसी तरह लेटर ऑफ वेरिफिकेशन की कंपनी जो है वाकई इस कंपनी में काम कर भी रहा है या नहीं। इसी तरह सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एम्प्लॉय आईडी अटेस्टेड बाय नेशनल बैंक जो है वो आपने करवानी होगी। इसी तरह अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। इसी तरह अटेस्टेड मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी। इसी तरह अगर और दूसरे सैलरी पर्सन जो कि प्राइवेट वगैरह जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए होगा, तो आगे उनके लिए भी है लेटर ऑफ वेरिफिकेशन होगा कि उन्होंने जो है वो कब ज्वाइन किया था उस कंपनी को। सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद इसमें भी अटेस्टेड कॉपी 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह का बिल अगर आपका है तो उसकी भी कॉपी इनको चाहिए होगी। आगे चलते हैं, आगे है फॉर बिजनेस पर्सन, तो उनके लिए क्या क्या चाहिए। बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनके लिए कि उनका अकाउंट जो है वो कब ओपन हुआ था बैंक में। इसी तरह अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फॉर्म 29 इन केस ऑफ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, अगर आपकी जो है वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है तो उसका जो है वो आपको 29 फॉर्म जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है आपको बैंक से मिल जाएगा आसानी के साथ, तो आप इसको फिल करके उनको जमा करा सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि कंपनी में आपकी पार्टनरशिप है, तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कि आप अपनी दुकान वगैरह है, तो आप किस तरह से उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अटेस्टेड ऑफ करंट प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये जो आपको सर्टिफिकेट है ये आप को बनवाना पड़ेगा। ये आप किसी भी जो है वो अदालत से या जो भी किसी वकील से रब्ता करें तो आपको ये जो है आसानी के साथ वो बना के दे देंगे सर्टिफिकेट। एडवोकेट प्रूफ फॉर प्रोफेशनल एंगेजमेंट लाइक बैंक सर्टिफिकेट के, आप अगर किसी बैंक में हैं तो आप उसका प्रूफ भी देंगे कि मेरा बैंक में जो है वो कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, आ रही है, जा रही है, तो सारा कुछ आपने इसमें बताना होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनर, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उसकी भी आपने सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरे साथ जो है वो मेरे कारोबार में हिस्सा है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। अगर जो मज़ीद अगर आपको चीज़ें चाहिए होंगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बैंक में विज़िट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो हम आगे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने तो फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे लगा लिए अपने हिसाब से, मतलब अगर सैलरीड के तो हाँ अलग है, जो मैंने अभी सारे बताए हैं, ठीक है। उसके बाद गेट साइन बाय रेफरेंस के उसके बाद आपने सिग्नेचर वगैरह कराने हैं, उसके बाद आपने खुद साइन करने हैं, उसके बाद आपने अटैच करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड सबमिट इन दी पर्सन टू, और आपने जाके जो है वो नेशनल बैंक साहिबान की टीम को जमा करा देने हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने जो है किस तरह से फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखें नेशनल बैंक साहिबान एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है तो ये इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा फॉर्म है, आपने खुद फिल करना है इसको। अगर आपको फिल नहीं आता तो आप किसी ऐसे बंदे से फिल करवा सकते हैं जो पढ़ा लिखा हो, तो आपसे पूछता जाएगा और वो आपको यहाँ पे जो है फिल कर देगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप नेशनल बैंक चले जाएँ, वहाँ पे वो जो उनके पर्सनस होते हैं वो आपको ये हेल्प करा देंगे इसको फिल करने में, ठीक है। अच्छा, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा आपने। तो डाउनलोड कैसे होगा, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपने जो है इसको प्रिंट करवा लेना है। तो ये प्रिंट आप जब करवा लेंगे तो ये आपके पास पेज के ऊपर आ जाएगा, तो इसको आपने फिल करना है और इसके साथ बाकी आपने वो जो चीज़ें इन्होंने कहा था आपको, मैंने बताई थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इसके साथ लगाने हैं और बैंक चले जाना है। और अगर आपको नहीं पता कैसे फिल करना है तो आप फिर भी जो है वैसे ही बैंक लेके चले जाए, तो वो आपको बताएंगे किस तरह से ये फिल होगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी होगी कि 15 रुपये की फ़ीस जो है आपको इसमें देनी पड़ेगी। नेशनल बैंक के बैंक में जाके इसकी फ़ीस जो है 15 रुपये आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं कि अब हम कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं इनके थ्रू और किसको जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी इस तरह की लिस्ट खुल जाएगी। इसके ऊपर आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर देख लें, सब के सब लिखे हुए हैं। जिस भी शहर में आप रहते हैं तो वहाँ की हर ब्रांच के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है, लाहौर, जेलम, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जो है वो सारे के सारे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आसानी के साथ इनका पता भी पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी किस तरह से आप नेशनल बैंक से जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और इतनी कोई इसकी शराइत जो है लंबी चौड़ी भी नहीं है, बहुत आसान अक़सात पे और बहुत आसानी के साथ जो है आप इनको जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं बहुत ईजीली, और बहुत कोई रिक्वायरमेंट्स इनकी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ख़ासतौर पे अगर हम बात कर लें पे की तो बहुत लो हैं, बाकी तमाम बैंक में इतनी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है इसलिए जो है इसकी शराइत जो है वो काफ़ी कम है और एक आम इंसान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिन जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि वो जो है इसको देख के अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।